हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने जाना कि मांग की कीमत लोच क्या होती है और उसको मापने की 5 विधियों के नाम हमने पढ़े। फर्स्ट विधि को हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को, कुल व्यय विधि को। आज हम बात करेंगे सेकंड एंड थर्ड मेथड की। सेकंड मेथड है हमारा परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रतिशत या अनुपातिक विधि। ये हम फॉर्मूला के द्वारा दर्शाएंगे। हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा? पहले तो हम ईडी की बात कर ले। ईडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। यहाँ पर माइनस साइन होता है हमेशा, क्योंकि कीमत और मांगी गई मात्रा में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब हमने एक और चेंज किया है, यहाँ पर हम परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि कीमत और मांगी गई मात्रा अलग अलग यूनिट्स में होती हैं। उन दोनों को सेम यूनिट में परिवर्तित करने के लिए हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया है इसको। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसी को आगे एक्सप्लेन करा हुआ है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे। परसेंटेज के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया है। ये यहाँ पे टोटल में मल्टीप्लाई था। थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ इसको कट करके ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि हमारा परसेंटेज में परिवर्तन करने के लिए है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और उसके बटे में प्रारंभिक मांग। दो कंडीशंस या सिचुएशंस होंगी हमारे पास। एक तो पहली कंडीशन में प्राइस और क्वांटिटी दी हुई होगी, और एक दूसरी कंडीशन में प्राइस और क्वांटिटी दी होगी, तभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। ये हमारा बन गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और उसके बटे में प्रारंभिक मांग इनटू 100। ये हमारा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए, कीमत में परिवर्तन उसके बटे में प्रारंभिक कीमत इनटू 100। ये देखिए, इसी फॉर्मूला को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि ये फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। यहाँ पर ये हमारा माइनस साइन है, राइट हैंड साइड को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये माइनस साइन हमारा रहेगा। ये जो है हमारा, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए हमने क्या कहा कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और उसके बटे में प्रारंभिक मांग। यहाँ पर हमने कहा कि मांगी कीमत में परिवर्तन और उसके बटे में प्रारंभिक कीमत इनटू 100। यही हमारा था। यहाँ पर सिंबल्स को एक बार समझ लीजिए आप। क्यों किसके लिए है? वस्तु की मांगी गई प्रारंभिक मात्रा। मैंने दो कंडीशंस बताई हैं। एक पहली कंडीशन में जो मांगी गई मात्रा है ये वो है, और दूसरी कंडीशन में मांगी गई मात्रा क्या है? Q1, परिवर्तित मांगी गई मात्रा। P क्या है? पहली कंडीशन में प्राइस, वस्तु की प्रारंभिक कीमत, और P1 क्या है? परिवर्तित कीमत, सेकंड कंडीशन में जो हमारी कीमत है। और अगर हमने मांगी गई मात्रा में परिवर्तन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? ये जो डेल्टा का साइन है उसको हम पढ़ेंगे चेंज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये कैसे निकाल सकते हैं कि जो दूसरी कंडीशन में क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें से हम पहली कंडीशन की क्वांटिटी डिमांडेड माइनस कर देंगे। और इसी प्रकार से चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? सेकंड कंडीशन का प्राइस में से हम पहली कंडीशन के प्राइस को माइनस कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा चेंज इन प्राइस। ये हमने बता दिया कि इस साइन को हम कैसे पढ़ते हैं, चेंज। ये किसको दिखा रहा है? ये चेंज को दिखा रहा है, परिवर्तन को दिखा रहा है। जो हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसके लिए हम क्या करेंगे? Q1 माइनस Q, ये मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है, ये प्रारंभिक मांगी गई मात्रा है, और उसके गुना में 100। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है? दोनों कंडीशंस में हमारे जो कीमत है, ये सेकंड कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन में, और उसके बटे में जो प्रारंभिक प्राइस है वो रहेगा हमारा, और इनटू में 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने क्या कहा कि Q1 माइनस Q क्या है?
चेंज इन क्यू, अभी यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन किया है चेंज इन क्यू क्या है, Q1 माइनस क्यू। इसको हमने चेंज इन क्यू में परिवर्तित कर लिया है और बटे में क्यू इंटू 100। यहाँ पर इसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, P1 माइनस पी के लिए चेंज इन P और बटे में P इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या बचा, चेंज इन क्यू बाय क्यू और उसको भाग करना है चेंज इन P बाय P से। ये हमने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया है, चेंज इन क्यू बाय क्यू भाग चेंज इन P बाय P। अगर ये हमने गुना करना है यहाँ पर तो हमारा ये अंश और हर आपस में चेंज हो जाएंगे। अब हमारा क्या बन गया, चेंज इन क्यू बाय क्यू इनटू, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में करेंगे तो P हमारा ऊपर चला जाएगा और चेंज इन P नीचे आ जाएगा। अब अगर हम ये चेंज चेंज वाले एक तरफ रखना चाहें, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन P एक अलग इनका रेशो बना लें तो हमारे पास क्या बचा, P बाय क्यू। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का साइन P बाय क्यू इंटू चेंज इन क्यू बाय चेंज इन P। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से लर्न कर लें, P बाय क्यू इंटू चेंज इन क्यू बाय चेंज इन P, ऐसे पढ़ेंगे इसको। उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाए। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है कि अगर आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वेशन की है, उनमें से कोई भी एक मिसिंग है और तीन अगर हैं इधर हमारे, उनमें से दो की वैल्यू दी हुई है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, एक वस्तु की कीमत में 10% कमी के कारण मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुमान लगाइए। हमने मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को निकालना है। यह मान लीजिए वस्तु की मांग की कीमत रोज कितनी है, 2.5 है। 2.5 हमारी इधर हो जाएगी और यहाँ पर इसको हमने x की वैल्यू निकालनी है। नीचे ये हमारा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमें दिया हुआ है 10%, तो ये हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 25%। तो जस्ट ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको कॉन्सेप्ट को बेहतर समझाने के लिए दिए हुए हैं, आप इनको जरूर करके देखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि प्रतिशत विधि का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जिसमें कीमत में होने वाले परिवर्तन तथा उसके फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन बहुत ही कम होता है। जब ये जो चेंज है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ही कम चेंज हो तब हम परसेंटेज मेथड का यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इस मेथड में क्या कमी है, किसकी वजह से हम ये बात कह रहे हैं, वो अभी आगे क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद जो है हमें सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो मांग का शेड्यूल है इसमें से हमने कब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, जब कीमत 20 रुपए प्रति इकाई से गिरकर 19 रुपए प्रति इकाई हो जाती है। ये 20 और 19 की दो कंडीशंस हमने लेनी है। ये हमारा P है, ये P1 है, ये Q है, ये Q1 है। अब इसमें से हम हम हमारा फॉर्मूला रख लेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, P बाय क्यू इंटू चेंज इन क्यू बाय चेंज इन P। अब हम हर एक की वैल्यू निकाल लेंगे। P हमारे पास 20 है और चेंज इन P 19 है। चेंज इन P कैसे निकालेंगे, सॉरी ये जो P1 है, P1 19 है, ये यहाँ पर अलग से नहीं लिखा हुआ है, P20 है और P1 कितना है, 19। तो चेंज इन P कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा था, P1 माइनस P1 हमारा 19 है और P हमारा 20 है। हमने ऐसे ही रखना है, जो बाद की कंडीशन है उसको पहले रखना है और पहले वाली को पीछे रखना है। तो हमारा साइन यहाँ पर प्लस माइनस कोई भी आए उससे वो हम एज इट इज यहाँ फॉर्मूला में डाल लेंगे। तो यहाँ पर चेंज इन P क्या है, P1 हमारा 19 है और P 20 है, तो वो हमारा आ गया -1। चेंज इन P क्या होता है, P1 माइनस P, ऐसे ही लिखना है। जो सेकंड कंडीशन में प्राइस है उसको पहले और पहले वाली कंडीशन वाला बाद में। Q क्या है हमारा 200 और Q1 क्या है
240। और चेंज इन क्यू अगर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, Q1 माइनस Q1 हमारा 240 है, Q 200 है, तो ये हमारे पास 40 आ गया। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर इस फॉर्मूला में डालनी है। P हमारे पास 20 है, Q 200 है, और इनटू में हमने कितना करना है, ये 40 है हमारा चेंज इन Q, और चेंज इन P क्या है, -1। ये हमने ऐसे पुट कर लिया। अब ये हम मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल आंसर जो है वो आ जाता है 4। ये हमारा क्या है, मांग की लोच इकाई से अधिक है। 4 है तो 1 से ज्यादा है, इकाई से अधिक है। इकाई से अधिक होती है तो उसका मीनिंग होता है कि कीमत में 1% चेंज होने से मांगी गई मात्रा में 4% चेंज होता है, उससे कहीं ज्यादा चेंज हो रहा है, इकाई से अधिक लोचदार मांग है। अब जो मैं कमी की बात कर रही थी वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी आपकी कि इस मेथड में क्या कमी है। ये देखिए, हम दो सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, अगर उसको उल्टा कर दें तो आंसर भी हमारा सेम आना चाहिए उल्टी सिचुएशन में भी, लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं होता है। ये जो शेड्यूल हमें दिया हुआ है, टेबल हमें दी हुई है, एक बार हम ए से सी तक मांग की लोच जानेंगे, निकालेंगे क्या होती है, और एक बार सी से ए तक। ये हमारे पॉइंट्स हैं। ए से पहले हम सी तक देखेंगे कि ये जो चेंज है, एक कंडीशन हम ये वाली लेंगे ऊपर वाली, और एक कंडीशन ये वाली। पहले हम, ये हमारा P है और ये P1 है, और ये Q है, ये Q1 है। और फिर अगर हम C से A तक मांग की लोच निकालेंगे तो ये हमारा P हो जाएगा, ये P1, ये Q हो जाएगा, ये Q1। और इनको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे, वैसे तो आंसर सिमिलर आना चाहिए, लेकिन इस मेथड में क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से आंसर अलग अलग आता है, उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, पहली कंडीशन में मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर लूं ताकि आपको दिख जाए ये क्लियर। देखिए, ये हमारा टेबल है। पहली कंडीशन हमने क्या, कैसे निकालना है, ए से सी तक निकालना है। ये हमारा P है, ये Q है, ये P है। आप यहाँ हर एक की वैल्यू लिख लेंगे कि P हमारा 7 है, Q हमारा 500 है, P1 5 है, Q1 1250 है, सबको लिख लेंगे यहाँ पर। P, P1, Q1, तो हम चेंज इन P भी निकाल सकते हैं। चेंज इन P क्या होता है, P1 माइनस P। चेंज इन Q क्या होता है, Q1 माइनस Q। ऐसे अगर हम निकाल लेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी 2 और 750। ये चेंज इन P है और ये चेंज इन Q है। इस इन सभी को इस फॉर्मूला में हम पुट कर लेंगे। ये हमारा क्या है, P बाय Q। P हमारा ये है, Q ये है, ये वैल्यू हमने डाल ली। और फिर ये चेंज इन Q बाय चेंज इन P, उसकी वैल्यू हमने रख ली। तो हमारा यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, 5.25। ये पहली कंडीशन है जब हमने ए से सी तक मांग की लोच निकाली है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, सी से ए तक जब हम निकालेंगे तो हमारे पी और क्यू चेंज हो जाएंगे। पी और क्यू चेंज हो जाएंगे। पहले हमारे ये 7 और 500 थे, अब हमारा क्या हो जाएगा, 5 और 1250। ये नीचे वाले पहले हम ले लेंगे, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। और फिर चेंज इन पी और चेंज इन क्यू हमारा सेम ही रहेंगे, 2 और 750। साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस के 750 हैं। चेंज तो बराबर ही रहेगा, हम P1 माइनस P कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में ये हमारा P है और ये P1 है, तो ये जो चेंज है वो बराबर रहेगा। जो प्रारंभिक कीमत और मांग है वो चेंज हो जाएगी। पहली कंडीशन में हमारी ये प्रारंभिक कीमत है और ये प्रारंभिक मांग है। अब जो हमने सिचुएशन को उल्टा कर लिया है, हम सी से ए तक देख रहे हैं, तो ये प्रारंभिक कीमत है और ये प्रारंभिक मांग है। अब जो हमारा, हमने कहा कि चेंज तो बराबर है, ये 750 और 2 यहाँ पर भी यही है, और ये 750 और 2 यहाँ पर भी यही। चेंज किस में आ रहा है, दोनों सिचुएशंस में ये जो प्रारंभिक कीमत और मांग में चेंज आ रहा है, और इसी की वजह से हमारी जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो चेंज होती है। ये देखिए, बाद वाला जो है वो हमारा सेम है, 750 और 2।
जो चेंज आ रहा है आंसर में वो किसकी वजह से आ रहा है, जो प्रारंभिक कीमत और मांग है उसकी वजह से। यहाँ पर 7/500 हम कर रहे हैं और यहाँ पर 5/1250। तो obvious सी बात है कि ये अंश की वैल्यू कम हो जाती है और हर की वैल्यू पहले से अधिक हो जाती है, तो इसकी वजह से चेंज हो रहा है, इसकी वजह से P/Q जो दोनों सिचुएशन में हमारा अलग अलग हो जाता है। तो हमारा आंसर अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर 5.25 आया है और यहाँ पर 1.5। तो ये इस मेथड की कमी है कि अगर हम सिचुएशन को उल्टा कर देते हैं तो आंसर हमारा सेम नहीं रह पाता है, और वो किसकी वजह से होता है, जो हमारी प्रारंभिक कीमत और मांग की वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती हैं पूरी की पूरी, इसलिए हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है। अब हम तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा मेथड क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, बिंदु लोच विधि। इसमें हम मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच, बिंदु लोच कहलाती है। मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच बिंदु लोच कहलाती है। मांग वक्र जो हमारा होता है डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाएगी बिंदु लोच, पॉइंट इलास्टिसिटी। हाँ जी, यहाँ पर हमारा परसेंटेज का मेथड था, वही फॉर्मूला यूज करके हम एक नया तरीका निकालेंगे कि अगर मांग वक्र के किसी बिंदु पर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे। एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर कीमत लोच भिन्न होगी। एक डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट, यहाँ पर देखिए हमें एम पॉइंट भी दिया हुआ है, ए बी सी बी एन बी, इन सभी पॉइंट्स पर, और यहाँ पर भी बीच में भी हमारे बहुत से पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो उन सभी पर क्या होगा, इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी। मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच अलग से मापी जाती है, अलग अलग होती है, इसलिए उनका मापन भी अलग से किया जाएगा हर एक बिंदु पर। यहाँ पर जो हमारा लीनियर डिमांड कर्व लिया हुआ है, ये अगर सीधी सरल रेखा है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर डिमांड कर्व है हमारा। यहाँ पर क्या चेंज है, ये डिमांड कर्व हमने वाई एक्सिस पर भी टच कर दिया है और एक्स एक्सिस पर भी टच कर दिया है। अब हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर ये हमारा टच हो रहा है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा, अगर ए किसी भी बिंदु पर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे निकालेंगे, जो लोअर पोर्शन है ए एन, अगर ए पॉइंट का हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर नीचे का हिस्सा कौन सा है, ए एन, और ऊपर का हिस्सा क्या है, ए एम। ए पॉइंट पर अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, नीचे का हिस्सा ए एन और उसके बटे में ए एम, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, लोअर पोर्शन बाय अपर पोर्शन। अब हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बच्चे इसको समझ पाए वो जरूर करें, समझें इसको, और जिस बच्चे से बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है तो वो ये फॉर्मूला याद रखें। वैसे आप इसको करेंगे तो बहुत ही सिंपल है और ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है। इसको समझ लें कि कैसे हम इस फॉर्मूला से ये चीज निकाल लाते हैं। देखिए अभी ये हमारी जो फिगर है इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अब हम ये जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पर हमारी वैल्यूज नंबर में नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स के साथ हम कैसे डील करते हैं वो देखिए। P हमारा क्या है, जो हमारा P है वो ये है OP, इसको OP कहें या AQ कहें सेम बात है, OP या AQ सेम है। और हमारी क्वांटिटी प्रारंभिक क्या है, OQ, इसको OQ कहें या AP कहें ये भी सेम बात है, OQ AP। और यहाँ पर चेंज इन प्राइस क्या है, ये पहले का प्राइस है और ये प्राइस फिर कम हो जाता है, तो चेंज कितना हुआ, ये सारा का सारा पोर्शन चेंज इन प्राइस है। कैसे निकालते हैं हम, P1 माइनस P, तो ये जो सारा का सारा पोर्शन है ये आपका मार्क करा हुआ है, ये चेंज इन P है, और ये हमारी पहले की क्वांटिटी है, ये बाद की क्वांटिटी है, यहाँ पर ये हमारा चेंज इन Q है। सिंपल केस एक्सप्लेन करा हुआ है कि पहले प्राइस इतना है,
तो क्वांटिटी डिमांड, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम हो रही है, फिर प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई। ये हमारी सिचुएशन दी हुई है, हमें पता चल गया कि P क्या है, Q क्या है, P1 क्या है, Q1 क्या है, और चेंज इन P, चेंज इन Q क्या है। यही हमने फॉर्मूला में पुट कर लेने हैं ये। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा फॉर्मूले में हम पहले डालेंगे कि P बाय Q। P क्या है हमारा, हमने कहा कि OP कह ले या AQ कह ले, AQ, AQ लिख लिया इसको। और जो Q क्या है, AP, हम OQ कहें या AP कहें ये भी सेम चीज है। तो ये हमने AQ बाय AP कर लिया है, और उसके गुना में हमारा क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस, चेंज इन Q बाय चेंज इन P। चेंज इन Q क्या है, ये हमारा Q क्या है, BC। देखिए Q1 कहें या BC कहें, इक्वल है ना ये पोर्शन, BC और Q1, Q Q1, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है। तो इसकी जगह हमने ये इस्तेमाल कर लिया है BC, और चेंज इन P के लिए हमने क्या किया है, P1 है हमारा चेंज, यहाँ पर AB से दर्शा देंगे तो भी हमारी सेम ही बात है। तो ये हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है इनको, AQ बाय AP इंटू BC बाय AB। अब हम जो ये BC बाय AB है इसको और चेंज करेंगे। BC बाय AB के लिए हम क्या करेंगे, पहले ABC, ट्राइंगल ABC, ये जो अंदर की ट्राइंगल है और जो ये बाहर की ट्राइंगल है AQN, ये दोनों समरूप है। इस समरूप कैसे है कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल है दोनों में, और ये इस प्रकार से बेस है, और इस जब हमारी दो साइड इक्वल होती है तो तीसरी साइड भी इक्वल हो जाती है, समरूप है ये। तो जब समरूप होते हैं तो हम ए बी की जगह ए क्यू भी लिख सकते हैं उसको, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये ए बी सी ट्राइंगल और ए क्यू एन ट्राइंगल ये क्या है, समरूप हैं। तो यहाँ पर हमने BC को चेंज करना है, BC को चेंज करके हम लिख सकते हैं Q1 और AB को चेंज करके लिख सकते हैं AQ। ये हमने चेंज कर लिए, QN कर देंगे और AQ कर देंगे। फॉर्मूला में हमारा ये AQ बाय AP सेम है अभी, AQ बाय AP। अब जो सेकंड है BC बाय AB, इसकी जगह हमने क्या चेंज कर लिया, Q1 बाय AQ। इसको जब सॉल्व करेंगे AQ से AQ कैंसल आउट हो जाएगा, हमारा यहाँ पर क्या बचा, QN बाय AP। ये QN वाली टर्म है और ये AP है, डिफरेंट है बिल्कुल QN, और ये हमारा है AP। अब हम इसको भी Q में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इसको AP कहें या OQ कहें सेम बात है। ये देखिए अब हम AP को चेंज करने वाले हैं, AP कहें या OQ कहें सेम बात है, AP और OQ। अभी ऊपर हमने बताया था कि ये दोनों सेम है, तो हम AP की जगह क्या चेंज कर देते हैं, OQ। तो अब हमारे पास क्या आ गया, QN बाय OQ। अब हमारे पास क्या आ गया, QN बाय OQ। ये हमारे नीचे वाली लाइन का पूरा पूरा आ गया, QN बाय OQ। अब हम क्या बताएंगे कि ये जो त्रिभुज है और ये जो ऊपर वाली त्रिभुज है MPA, MPA त्रिभुज और AQN त्रिभुज हमारी समरूप हैं। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, QN की जगह हम AN लिख सकते हैं, ये वाली साइड। और इसके लिए हम क्या चेंज कर लेंगे, इसके लिए हम AM, देखिए इसके लिए QN के लिए हमने अब क्या लिख लिया है, AN, और OQ के लिए लिख लिया है AM। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, हमने यही कहा था कि हम ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ये AN क्या है, A पॉइंट पर अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है तो A पॉइंट का निचला हिस्सा, A पॉइंट पर जो निचला हिस्सा है डिमांड कर्व का वो कितना होगा, AN, और उसके बटे में इसका ऊपर का हिस्सा AM। तो इस प्रकार से हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये नीचे का हिस्सा ज्यादा है, ऊपर का कम है। तो अंश अगर बड़ा होगा,
हर की वैल्यू कम होगी तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। इसी के बेसिस पर हम बता सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि हम कैसे बता सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट पर कितनी इलास्टिसिटी होगी। देखिए बिल्कुल जो बीच का पॉइंट है उसमें नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन बिल्कुल बराबर होंगे तो वो हमारा हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ए पॉइंट को हमने डिस्कस किया, अगर नीचे का हिस्सा ज्यादा बड़ा है और ऊपर का छोटा है तो यहाँ पर हमारा ए पॉइंट पर अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए एन बाय ए एम, तो ए एन बहुत ज्यादा है तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, 1 से ज्यादा है, इकाई से अधिक लोचदार है। बी पॉइंट पर अगर देखें तो नीचे का हिस्सा कम है और बी पॉइंट से ऊपर का हिस्सा ज्यादा है इस डिमांड का पे, तो ये हमारी जब अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो वैल्यू क्या आती है, लेस देन 1 आती है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस है हमारी। अगर एन पॉइंट पर हम निकालेंगे, एन से नीचे का हिस्सा तो कुछ भी नहीं है तो जीरो हो जाएगा और उसके बटे में हम एम एन करेंगे तो ये हमारा आंसर जीरो ही आएगा। अगर अंश की वैल्यू जीरो है तो आंसर हमारा जीरो आता है। और अगर एम पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो नीचे का हिस्सा कितना है एम पॉइंट से, एम एन, और ऊपर का हिस्सा कुछ भी नहीं है तो वो जीरो। जब हर की वैल्यू जीरो होती है तो हमारा आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पर हमें दिया हुआ है कि बीच में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, ये ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पर लेस देन 1 है और यहाँ पर जीरो है। ये हमारा था कि लीनियर डिमांड कर्व, अगर सीधी सरल रेखा में हमारा डिमांड कर्व है तो उसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। ये नेक्स्ट पोर्शन है कि अगर नॉन लीनियर डिमांड कर्व है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, नॉन लीनियर डिमांड कर्व है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने जिस बिंदु का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है उससे स्पर्श करती हुई एक रेखा, सीधी रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, आगे भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये जो एम एन रेखा है इसको हम कहेंगे टेंजेंट। टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया है, स्पर्श रेखा, तभी हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर फिर हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे कि पी एन बाय एम पी, पी एन बाय पी एम कह लीजिए या एम पी कह लीजिए, नीचे का हिस्सा और उसके बटे में ऊपर का हिस्सा, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर नॉन लीनियर, अगर एक कर्व की फॉर्म में है ना इसलिए इसको नॉन लीनियर बोल रहे हैं, सीधी रेखा नहीं है, तो इसके किसी पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट से स्पर्श करती हुई एक सीधी रेखा हमें ड्रॉ करनी होगी और उस पे हम फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट वाला। एक कॉन्सेप्ट है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। अभी हमने देखा कि एक डिमांड कर्व के हर एक बिंदु पर मांग की लोच अलग अलग है। अभी देखा हमने कि इन्फिनिटी भी होती है, जीरो भी होती है, ग्रेटर देन 1 भी होती है, 1 भी होती है और लेस देन 1 भी होती है। तो वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंट होती है। लेकिन अगर ऐसा डिमांड कर्व है जिसके हर एक बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर है तो वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पर जो डिमांड कर्व के हर एक बिंदु से अगर हम आयत बनाते हैं, आयत कैसे, वाई एक्सिस की तरफ भी लाइन लगा दें और एक्स एक्सिस की तरफ भी लाइन लगा दें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल, ये एक आयत बन जाती है। तो हर एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र वह वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु से बनाए गए आयतों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये जो डिफरेंट हमारे आयत बनाए हुए हैं इन सबका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। ये बहुत ही क्लियर डायग्राम मैं यहाँ पर नहीं कहूंगी, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे कि इस प्रकार से बनाएं कि जो जिस इस पॉइंट से जो आयत हम बना रहे हैं और जो दूसरे पॉइंट से आयत बना रहे हैं उन सबका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। क्षेत्रफल कैसे बराबर रहेगा, ये जो एरिया है हमारा, जैसे इस केस में अगर मैं इसको P1 पॉइंट कहूं और ये हमारा M पॉइंट हो तो ये जो हमारा आयत है OP1 MQ1,
ये इसके बराबर होगा OP2NQ2। ये देखिए बराबर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये पोर्शन तो दोनों आयतों में, जो पहली दो आयत है उनमें सेम है। यहाँ पर ये पोर्शन कम हुआ है प्राइस कम होने की वजह से, और ये पोर्शन बड़ा है। ये दोनों पोर्शन जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। इसी प्रकार से अगले केस में ये हमारा ऐसा हिस्सा है जो दोनों में बराबर है, इतना प्राइस कम हुआ है और ये क्वांटिटी डिमांडेड बड़ी है, तो इन दोनों का जो एरिया है बराबर होना चाहिए। सेकंड केस में भी मैं फिलहाल के लिए इन चेंजेस को डिलीट कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पर बनाते हुए ऐसे ध्यान रखना है कि इन पॉइंट से जो आप आयत बना रहे हैं वो उनका एरिया बराबर होना चाहिए। आप ये देख लेंगे कि ये एरिया, जैसे पहली दो आयतों की बात करें, पहले दो रेक्टेंगल्स की बात करें, तो ये तो कॉमन हो गया। कम कितना हुआ है, ये वाला पोर्शन कम हुआ है, और उतना ही हमें इंक्रीज करना है, यहाँ पर उतना ही इंक्रीज करना है। फिर नेक्स्ट केस में हमारा पहली आयत ये है OP2NQ2, OP2NQ2। इन पॉइंट्स को हम लगातार पढ़ते हैं, ऐसे नहीं ONP2Q2 ऐसे नहीं पढ़ते, हम ऐसे पढ़ते हैं OP2NQ2। ये जो आयत है इसका जो एरिया है ये सारा एरिया है, और जो बाद की आयत है उसका एरिया कितना है OP3RQ3। इन दोनों में ये OP3 और ये यहाँ तक का पोर्शन जो है वो इक्वल है, ये दोनों में सेम आ रहा है ना ये वाला एरिया। तो अब हमने चेंज क्या दिखाना है कि ये जो एरिया कम हुआ है और यहाँ पर जो बढ़ा हुआ एरिया ये इक्वल होना चाहिए। ये आपकी बुक में इक्वल नहीं दे रखा है, ये बहुत बड़ा एरिया है और ये छोटा एरिया है, तो आप इस हिसाब से नेक्स्ट पॉइंट बनाएं, ये एरिया और ये एरिया बराबर हो जाए। आप स्टार्टिंग से ही यहाँ पर स्केल से माप के लंबाई गुना चौड़ाई जो है हमारी वो बराबर रहनी चाहिए। यहाँ पर अगर हमारी चौड़ाई कम हो रही है तो लंबाई को अधिक बढ़ा देंगे तो हमारा एरिया बराबर रह जाएगा। आई थिंक ये आप बड़ा सिंपल ही डायग्राम है। आपको एरिया का ध्यान रखना है कि एरिया बराबर हो। यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र वह वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु से बनाए गए आयतों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसकी डेफिनेशन जरूर याद रखनी है, और आप जब इसके हर एक एरिया को, हर एक आयत के एरिया को इक्वल बनाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करें, हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि क्या जो मांग वक्र का ढलान है और उसकी लोच है वो दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, बराबर है? नहीं, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए मांग की कीमत लोच हम कैसे निकालते हैं, P/Q इंटू चेंज इन Q बाय चेंज इन P। और हमारा जो ढलान निकालने का तरीका होता है, जो भी हमारा y एक्सिस पर हमने लिया है उसको ऊपर लेंगे चेंज इन P बाय चेंज इन Q। अगर मेरे को यहाँ इस मांग वक्र का ढलान निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, जो y एक्सिस पर है वो ऊपर लिया है मैंने, चेंज इन P बाय चेंज इन Q। ढलान कैसे निकालते हैं, चेंज इन P बाय चेंज इन Q के द्वारा निकालते हैं। और जो मांग की लोच है उसमें हमारा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन Q बाय चेंज इन P होता है हमारा। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, चेंज इन Q चेंज इन P, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/, मांग वक्र का ढलान। देखिए ये हमारा एक पोर्शन है, मांग वक्र का ढलान किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अगर मैं इसकी साइड रिवर्स कर देती हूँ तो ये भी तो साइड हमारी रिवर्स होगी ना। तो चेंज इन Q बाय चेंज इन P है तो 1/, मांग वक्र का ढलान, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो ये हमारा क्या है, ये दोनों ही डिफरेंट है। मांग की कीमत लोच और मांग वक्र का ढलान दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर सिर्फ हमने चेंज इन P बाय चेंज इन Q लिया है, और यहाँ पर हम P भी ले रहे हैं, Q भी ले रहे हैं, और चेंज इन Q बाय चेंज इन P भी ले रहे हैं। तो हमारा क्या है, मांग की लोच किसके बराबर होगी, अगर हम इसको भी इंक्लूड करें, मांग वक्र के ढलान को इंक्लूड करें, तो ये उसका एक पार्ट है सिर्फ, P/Q इंटू 1/, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये तो दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर नहीं है। आई होप आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा
कि जो ढलान है वो ये होता है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ऊपर ये गिवन है, तो दोनों में क्या अंतर है। अगर हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को भी यहाँ इंक्लूड करते हैं तो हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला इस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो ये बात अब हमने पॉइंट इलास्टिसिटी के बाद हमने बात की है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, और उसके बाद बात की है कि क्या स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व इक्वल होते हैं, तो वो इक्वल नहीं होते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज और पॉइंट मेथड में दोनों में ही ये कमियां हैं, पॉइंट मेथड में भी सेम वही कमी क्यों है, क्योंकि पॉइंट मेथड में जो हमने फॉर्मूला निकाला है लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, वो परसेंटेज मेथड के फॉर्मूला से ही निकाला है। तो इन दोनों में क्या समस्या रहती है कि अगर हम केस को उल्टा कर देते हैं तो हमारा आंसर सेम नहीं रह पाता है। ये आपका एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है कि पहले अगर ये कंडीशन है, आइसक्रीम की कीमत 4 रुपए है और आइसक्रीम की मांग 1 है, जब कीमत कम हो जाती है, एक बार हम कीमत कम करके बता रहे हैं, पहली कंडीशन हमारी ये है और दूसरी कंडीशन ये वाली है। अगर इसको इन्वर्स कर देते हैं तो जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आंसर हमारा सेम नहीं रह पाता है। अगर हम इसको दूसरी सिचुएशन बना दें और इसको पहली सिचुएशन बना दें तो आंसर सेम नहीं रह पाता है। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप खुद सॉल्व करके देखें और आप पाएंगे कि दोनों में आंसर जो है वो सेम आ रहा है। वो किसकी वजह से आ रहा है, वो पी बाई क्यू की वैल्यू चेंज हो जाती है टोटली जब हम इस सिचुएशन को इन्वर्स करते हैं, और इसी वजह से आंसर डिफरेंट आ जाता है। उसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड में देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है। ये ऐसे ही है, देखिए एक बार 3/4 है इलास्टिसिटी, ये बेलोचदार मांग को दर्शा रही है एक सिचुएशन। एग्जाम्पल हमारा सेम है, सिर्फ हमने इनका ऑर्डर चेंज किया है। जैसे मैंने कहा कि ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी, अगर मैं इसको पहली बना दूं इसको दूसरी बना दूं तो आंसर हमारा चेंज हो जाता है। तो ये परसेंटेज और पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड की शॉर्टकमिंग है, उसकी कमी है ये। उसको हम नेक्स्ट आर्क इलास्टिसिटी मेथड में दूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।